दोस्तों सत श्री अकाल। नमस्कार, सलाम। दोस्तों, यूरोप में आने के हमारे पास लीगल तौर पे कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, या पुर्तगाल में आकर के सेटल होने की, रेजिडेंस कार्ड लेने की हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और कौन सी हमारे लिए बेस्ट है, जल्दी है, आसानी से मिल सकती है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक पेज है ईयू इमिग्रेशन करके, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक पुर्तगाल का ग्रुप भी है। आप अगर वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर मैं अक्सर छोटी या बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आप क्योंकि हर छोटी छोटी वीडियो के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो आप लोग वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उस ग्रुप से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कोई जॉब है या आपके पास कोई रहने की जगह, आप किसी को तलाश कर रहे हैं, तो ज़रूर ग्रुप में मेंशन किया करें दोस्तों, एक दूसरे की मदद हो सके। अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, इंस्टाग्राम की भी है और फेसबुक मैसेंजर की भी है। इंस्टाग्राम का जो लोगो है वो आपको शो हो रहा होगा। अगर आप अपने अकाउंट से उसे स्कैन करेंगे तो आप मेरे अकाउंट तक आ जाएंगे। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक अवेलेबल है इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। तो दोस्तों, अगर हम ईमेल की बात करें तो अभी मेरा ख्याल है कोई 24 या 25 अगस्त वालों को जो फर्स्ट ईमेल जा रही है, जिनकी फाइल 2020 में लॉक हुई थी। और इसके अलावा दोस्तों, सेफ ने 15 अगस्त 2020 तक सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है वो अपनी अपनी फिंगर्स की डेट उठाएं। और अगर अभी भी कोई हमारे भाई ऐसे हैं जिन्हें नहीं मिला है तो तुरंत सेफ में कॉल करें और पता करें कि क्या प्रॉब्लम हुई है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग अब जानते ही हैं कि अब 10 दिन का सिनेरियो ख़त्म हो चुका है। अगर कोई हमारे भाई, कोई फैमिली नहीं उठा पाई है फिंगर्स की डेट 10 दिन के अंदर अंदर, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने रजिस्टर्ड ईमेल से जिसमें आपने फाइल सबमिट करी थी उससे आप सेफ को कांटेक्ट करें और वो आपको सेकंड चांस दे देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं या मुझसे जो बात होती है इंस्टाग्राम मैसेंजर के ऊपर, वो मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई अगर हम आना चाहते हैं लीगल तौर पे तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, हमारे पास यूरोप में आने की, यूरोप में सेटल होने की हमारे पास 3 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चौथी ऑप्शन भी है पर वो मैं उसे कंसीडर नहीं करता हूँ क्योंकि वो बहुत रेयर है। तो अब मैं आपको टर्न बाय टर्न आपको मैं एक एक ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ, किस किस में हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, कौन हमारे लिए, कौन सी ऑप्शन हमारे लिए इजी है। तो दोस्तों, सबसे पहली ऑप्शन जो बहुत कॉमन तौर पे यूज़ की जाती है वो है टूरिस्ट वीज़ा की। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है, अगर आपके पास किसी भी कंट्री का, यूरोप की किसी भी कंट्री का अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, तो आप बिना किसी वीज़ा के, किसी नए वीज़ा के आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, आपको कोई रोकता नहीं है। शर्त यही होती है कि जिस कंट्री ने आपको वीज़ा इशू किया है, आप सबसे पहले उसी कंट्री में जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इटली का वीज़ा मिला है, टूरिस्ट वीज़ा, तो आप इंडिया या अपने कंट्री से इटली की ही फ़्लाइट लेंगे और इटली में ही उतरेंगे दोस्तों। अगर आप इटली का टूरिस्ट वीज़ा लेकर के जर्मनी, फ्रांस या फिनलैंड, डेनमार्क या किसी और कंट्री में आप चले जाते हैं फ़्लाइट लेकर के, तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे। आपकी जो सबसे पहले एंट्री इटली में ही होगी, उसके बाद आप जिस मर्जी कंट्री में जा सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही आपको, अब सबको पता ही है कि पुर्तगाल के अंदर पूरे यूरोप के अंदर सिर्फ पुर्तगाल ही एक ऐसी कंट्री है जो कि किसी भी लीगल वीज़ा होल्डर को डॉक्यूमेंट्स बना देती है और रेजिडेंसी इशू कर देती है। आपको बस फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती है 2-2.5 साल के टाइम के अंदर और वो आपको रेजिडेंसी दे देती है। तो दोस्तों, अब प्रॉब्लम ये है कि टूरिस्ट वीज़ा यूरोप का मिल नहीं रहा है। इसका कारण ये नहीं है कि वीज़ाज बंद हैं। कारण ये है दोस्तों कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ हैं, गवर्नमेंट्स ने उन कंट्रीज़ को ये बात कह दी, उन एम्बेसीज़ को ये बात कही हुई है कि हमारे मुल्कों में से, यानी कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल
पाकिस्तान, इन मुल्कों में से जो लोग भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उन लोगों का पर्पस जो है यहाँ पर आकर के टूर करना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है। उनका पर्पस सिर्फ यहाँ पर आकर के इलीगल इमिग्रेंट बनना है। इस चीज़ को वो लोग बिल्कुल समझते हैं, इस वजह से वो लोग वीज़ा ग्रांट नहीं करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, अगर हम अपनी कंट्री से अप्लाई करते हैं। वीज़ा सिर्फ उन लोगों को ही मिलता है जिन लोगों की रिटर्न या इनकम बहुत ज़्यादा है, पर मंथ वो लोग लाखों में कमाते हैं। तो ये तो एक नेचुरल बात है कि जो इसकी इनकम ऑलरेडी लाखों में है हमारे मुल्कों के अंदर, तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो यहाँ पर आकर धक्के खाए। तो दोस्तों, अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की ऑप्शन लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए पॉसिबल है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप अपने मुल्क से बाहर, जैसे दुबई में अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, या आप सिंगापुर जैसी किसी कंट्री में अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं और वहाँ से आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो शायद आपको मिल भी जाएगा। तो दोस्तों, अब दूसरी ऑप्शन हमारे पास बचती है सीजनल वर्क वीज़ा या वर्क वीज़ा की। दोस्तों, सीजनल वर्क वीज़ा और स्किल्ड वर्क वीज़ा या सिर्फ वर्क वीज़ा में डिफरेंस होता है। दोस्तों, वर्क वीज़ा वो होता है जब आपको यूरोप की कोई कंट्री में कोई बहुत बड़ी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है और आप लोग उस स्पॉन्सरशिप के बेसिस के ऊपर उस कंट्री में मूव करते हैं और वहाँ पर रहते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सारा कुछ जो है वो आपकी कंपनी ही इमिग्रेशन के तौर पे करती है। जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए है वो आपको कंपनी देती है। पर दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि यूरोप के हर कंट्री की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ नहीं है। तो अब यहाँ पर ऐसी कंपनियाँ जो हमारे मुल्क के अंदर लोगों को तलाश करें क्योंकि उन्हें इंग्लिश आती है या नहीं, तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप इटली, फ्रांस, जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने इस लैंग्वेज को प्रेफरेंस देनी है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई आईटी कंपनीज ऐसी हों जिनकी ब्रांचेस यहाँ पर भी हैं, आपने अपने मुल्क के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर आपने कोई बड़ी आईबीएम जैसी कंपनी ज्वाइन करी है और बाद में उस कंपनी ने आपको ट्रांसफ़र कर दिया है यूरोप की किसी कंट्री के अंदर। क्योंकि नॉर्वे के अंदर मेरे एक दो दोस्त हैं जो आईबीएम के अंदर काम कर रहे हैं, जो पहले इंडिया पंजाब से थे, उन्होंने पंजाब में कुछ साल काम किया और बाद में कंपनी ने उन्हें यहाँ नॉर्वे में भेज दिया है। उन्हें इंग्लिश वगैरह नहीं आती, उन्हें नॉर्वेजियन इंग्लिश उन्हें आती है, नॉर्वेजियन उन्हें नहीं आती है, पर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये दोस्तों स्किल्ड वीज़ा है, इसके लिए मशक्क़त बहुत करनी पड़ती है और ये डिपेंड करता है प्रोफेशन टू प्रोफेशन। और दोस्तों, जो सीजनल वर्क वीज़ा है, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर भी बताया था कि सीजनल वर्क वीज़ा जो है वो मैक्सिमम 9 महीने के लिए मिलता है और ये लेबर कैटेगरी के अंदर आता है, जैसे कंस्ट्रक्शन में, फिशिंग, एग्रीकल्चर में, उसके बाद रेस्टोरेंट्स या होटल इंडस्ट्री के अंदर, कि जैसे ही सीज़न स्टार्ट होने वाला है हमें वर्क फोर्स की ज़रूरत है, हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है, तो वो कंपनीज़ या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को हायर करती है टेम्परेरी तौर के ऊपर, और जिसमें आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल का अभी सीजनल वर्क वीज़ा क्लोज है, मतलब वीज़ा तो मिल रहा, वीज़ा नहीं सॉरी, जो स्पॉन्सरशिप तो मिल रही है, पर इंडिया के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। आप अगर यहाँ से स्पॉन्सरशिप लेकर के सारे पेपर यस करवा करके अगर आप सबमिट करवाने जाएंगे तो आपकी फ़ाइल ही एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इस वजह से दोस्तों मैं भी अभी सीजनल वर्क वीज़ा में डील नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही इंडिया के अंदर इंडियन एम्बेसीज़ की जो पुर्तगीज़ एम्बेसी है, जैसे ही वो ओपन होंगी तो फिर मैं यहाँ से अपना सीजनल वर्क वीज़ा का काम स्टार्ट करूँगा दोस्तों, और मैं आप लोगों को साथ ही में अपडेट कर दूँगा कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो तीसरी ऑप्शन दोस्तों हमारे पास बचती है स्टूडेंट वीज़ा की, कि अगर आप लोगों ने अपने मुल्क के अंदर बैचलर्स की हुई है और आप अब मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिल सकता है। काफ़ी लोगों को हमने दिलवाया भी है। तो ये दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश टॉट कोर्सेज जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हैं वो सिर्फ मास्टर्स में ही अवेलेबल हैं। अगर बैचलर्स में अवेलेबल है तो बहुत ही एक्सपेंसिव आपको पड़ेंगे, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। तो बेटर है कि आप मास्टर्स में ही आएँ, क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ की फ़ीस बहुत ही कम है, जैसे लिथुआनिया, लैटविया और स्पेन के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम है। तो इसके अलावा दोस्तों जो नॉर्वे है
नॉर्वे के अंदर कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है, वहाँ पे स्टडी टोटली फ्री है। तो अगर आप नॉर्वे के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एम्बेसी फीस आप भरेंगे और बाद में आप नॉर्वे आ सकते हैं। पर दोस्तों नॉर्वे का प्रॉब्लम यह है कि नॉर्वे में सिर्फ एक ही सेशन होता है, वो हर साल अगस्त में स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब इस साल के जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस साल जो एडमिशन्स ओपन होंगी 1 अक्टूबर से लेकर के 25 दिसंबर तक, वो अगले साल अगस्त की यानी 2023 अगस्त के अंदर जो सीट्स हैं उसके लिए ओपन होंगी। तो ये एक प्रॉब्लम जो है नॉर्वे के अंदर है। उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं आप उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ अगर आप लोग आना चाहते हैं तो, कि कौन सी कंट्री में हमारे लिए पॉसिबिलिटी है और कहाँ पर हम इजीली आ सकते हैं और कहाँ पर जो फीस है वो भी कम लगती है। तो दोस्तों अगर अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऑप्शंस इन तीनों में से हमारे लिए पॉसिबल है ईजीएस्ट, तो दोस्तों जो लोग आइल्स का स्कोर 6.5 ईच और 7 या 7 अबव ले सकते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट वीज़ा ही है। क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट वीज़ा यूरोप का ऑलमोस्ट 100% होता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो आपका जो वीज़ा है वो 100% लगेगा। आपके पास रेजिडेंस कार्ड, स्टूडेंट रेजिडेंट कार्ड आएगा ही आएगा। और जब आप नॉर्वे या यूरोप की किसी और कंट्री में आ जाते हैं उसके बाद आप पुर्तगाल आइए, हम आपकी जो जितनी भी फाइल प्रोसेसिंग है वो सारा कुछ करने के बाद आप लोग यहाँ पर रेजिडेंसी ले सकते हैं। अगर हमारे जो भाई थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जो एडमिशन्स वगैरह नहीं करवा सकते हैं, तो उनके लिए इकलौती ऑप्शन जो बचती है वो सीजनल वर्क वीज़ा ही है, जो इस समय क्लोज है। तो आप लोगों को वेट करना होगा दोस्तों। और मेरा ख्याल है कि जो सीजनल वर्क वीज़ा की जो स्पॉन्सरशिप है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये वो एंट्री वगैरह ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो ये भी आपने अपने जहन में बिठा के रखना है कि अगर आप इस वीज़े के लिए किसी को कांटेक्ट करते हैं तो आपको अच्छी खासी रकम उसके लिए देनी पड़ सकती है। और टूरिस्ट वीज़ा दोस्तों ये लीस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसी कंट्री में रह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको टूरिस्ट वीज़ा कभी मिलेगा, बहुत रेयर हो सकता है कि आप मिल जाए। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोगों को दुबई के अंदर अच्छी खासी जॉब होनी चाहिए, या दुबई जैसी कोई कंट्री, सिंगापुर, मलेशिया जैसी कोई कंट्री में आप अच्छी खासी जॉब कर रहे हो और आप वहाँ से अप्लाई करें तो आप आ सकते हैं। यहाँ तो आपके पास अपने मुल्क के अंदर अच्छी खासी मोटी इनकम होनी चाहिए हर महीने, और जिस बेसिस के ऊपर आपको जो है वीज़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी कि कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास है, ताकि आप जब फ्यूचर में प्लान करें कि अगर मुझे यूरोप जाना है या सेटल होना है तो मेरे पास कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं और मैं किस कैटेगरी में इजीली अवेलेबल हो सकता हूं, ताकि मैं लीगली ट्रैवल करूं और मैं यहां पर आकर के सेटल हो सकूं दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं, आप लोग मुझे कुछ चीज़ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आप लोग मैसेंजर के थ्रू, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सवालों के सही जवाब देने की। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखें। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।